समझ गए जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है वो इंसुलेटिंग बॉडी में रहता है। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो, इसीलिए इसको हम करंट कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो चलिए अब इसके बारे में आपको मैं समझाता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट आर जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द कंडक्टर, ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द कंडक्टर। ये इंसुलेटिंग सब ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, कंडक्टर यानी कि मेटल्स में होता है। ट्रेडिशनली करंट हैज बीन डिपिक्टेड एज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इवन दो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ट्रेडिशनली हम लोग करंट को फ्लो होते हुए दिखाते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो होता है, ठीक है। इट इज क्रूशियल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इलेक्ट्रॉन फ्लो एंड कन्वेंशनल करंट फ्लो इन टू प्रिवेंट कंफ्यूजन। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि करंट का फ्लो और इलेक्ट्रॉन का फ्लो डिफरेंट होता है। करंट का फ्लो पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो अब जब भी हम करंट का फ्लो के बारे में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी करंट का फ्लो के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो अब अगला पॉइंट है द फैक्टर्स एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या फैक्टर का जरूरत है। सबसे पहला फैक्टर है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देन कंडक्टिंग पाथवे बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस का होना चाहिए, और दो पोटेंशियल डिफरेंस का जो पॉइंट है उसके बीच में कंडक्टिंग पाथवे कैसा है वो भी इलेक्ट्रिकल करंट का प्रोडक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए चलिए मैं फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए इस तरफ पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है और इस तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है, यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे पास हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ पर भी एक पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है और बीच में एक कंडक्टर आ जाता है, यानी कि कोई भी मेटल ले लीजिए, और यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है। तो यहाँ पर भी ये आराम से इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि ये कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक और कंडीशन है जहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है, लेकिन ये इसका जो पोटेंशियल है थोड़ा सा कम है और इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। तो जहाँ ग्रेटर पोटेंशियल है और ये लेसर पोटेंशियल है, तो ये लेसर पोटेंशियल की तरफ ये फ्लो करता है करंट, ठीक है। लेकिन ठीक इसका उल्टा यहाँ पर है, आप देखिए ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये भी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये नेगेटिवली चार्ज ज़्यादा है और ये कम है। यहाँ पे क्या होगा कि ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, ठीक है। जहाँ कम नेगेटिव चार्ज है वहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके ज़्यादा जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे ये उस डायरेक्शन में ये फ्लो होगा। अब हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द ड्राइविंग फोर्स दैट प्रोपेल इलेक्ट्रॉन थ्रू द कंडक्टर बिटवीन पॉइंट्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंट। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, ये एक वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोपेल करता है, पुश करता है एक पोटेंशियल डिफरेंस से दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ, ठीक है, थ्रू अ कंडक्टर। द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंक्रीजेस विथ हायर पोटेंशियल डिफरेंस एंड बोथ आर क्वांटिफाइड इन वोल्ट्स, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगा, यानी कि उतना ही फोर्स से वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोपेल करेगा, पुश करेगा ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और इसको भी हम वोल्ट्स में क्वांटिफाई करते हैं। अब हम अगला पॉइंट में पढ़ते हैं रेजिस्टेंस। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ कंडक्टर दे एनकाउंटर रेजिस्टेंस। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा होता है तो वो एक रेजिस्टेंस को एनकाउंटर करता है, यानी कि उसको कोई रोकने की कोशिश करता है, वो पूरी तरह से फ्री फ्लो नहीं रहता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज ओम। इसका जो यूनिट है रेजिस्टेंस का जो है वो यूनिट वो ओम है, ठीक है। अ कंडक्टर मेड ऑफ स्पेसिफिक मटेरियल लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर विल कंसिस्टेंटली एग्जिबिट द सेम रेजिस्टेंस। तो एक कंडक्टर जो कि एक स्पेसिफिक मटेरियल से बना हुआ है, मान लीजिए एक स्टील से बना हुआ है, उसका एक स्पेसिफिक लेंथ है
उसका एक स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शन है और उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उस सारे स्पेसिफिक पॉइंट में वो एक ही रेजिस्टेंस वो एग्जिबिट करता है। इसमें किसी भी चीज़ में अगर डिफरेंस आ जाए, मान लीजिए लेंथ इंक्रीज हो जाए या फिर इसका क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाए या फिर टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाए, तो उसका रेजिस्टेंस भी वहाँ पे वेरी करता है, इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगला पॉइंट पे, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नीट्यूड यानी कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिप्रेजेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ कंडक्टर पर सेकेंड। यानी कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट है वो किससे रिप्रेजेंट करेगा, वो दैट इज द अमाउंट ऑफ द रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ये मान लीजिए एक कंडक्टर है और यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितने स्पीड से या कितना रेट से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है, उस चीज़ को हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज क्वांटिफाइड इन एम्पियर विथ 1 एम्पियर डिनोटिंग द फ्लो रेट ऑफ 1 कूलम्ब पर सेकेंड। इसको हम एम्पियर में नापते हैं। एम्पियर का क्या मतलब है कि एक सेकंड में 1 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ डिस्क्राइब्स अ कंसिस्टेंट कनेक्शन बिटवीन द करंट इन अ कंडक्टर, द अप्लाइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो फ्रेंड्स, ओम्स लॉ क्या है, ये तीन चीज का कनेक्शन है, इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर, उसके बाद अप्लाइड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द कंडक्टर। कंडक्टर में कितना रेजिस्टेंस है, कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है और कितना फोर्स से फ्लो हो रहा है, इन सब का जो रिलेशन होता है उसको ओम्स लॉ समझाता है। इन सिंपल टर्म्स, ओम्स लॉ states that electric current's magnitude is directly proportional to the electromotive force and inversely proportional to the resistance। तो ये ओम्स लॉ सिंपल शब्दों में ये है कि इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगा उतना इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा, और इट इज़ डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा रहेगा उतना इलेक्ट्रिक का मैग्नीट्यूड कम रहेगा। अब हम समझेंगे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज। द करंट कैन फ्लो थ्रू वन पाथवे व्हेन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आर कनेक्टेड इन सीरीज। द करंट मस्ट पास थ्रू ईच रेजिस्टेंस सिक्वेंसली रिजल्टिंग इन टोटल रेजिस्टेंस बीइंग सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, कंफ्यूज ना हो, चलिए मैं आपको इसको डायग्राम से समझा देता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस है R1, ये दूसरा रेजिस्टेंस है R2 और ये तीसरा रेजिस्टेंस है R3। ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये R1 के थ्रू पास हुआ, फिर ये यहाँ R2 के थ्रू पास हुआ और फिर ये R3 के थ्रू पास हुआ और ये पॉइंट A से पॉइंट B तक इलेक्ट्रिक करंट पहुँचा। तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि देखिए करंट ये तीनों रेजिस्टेंस से होकर के गुजर रहा है, इसीलिए टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि तीनों रेजिस्टेंस का जो सम होता है वो होगा इसका टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है कि द करंट मस्ट पास थ्रू ईच रेजिस्टेंस, सारे रेजिस्टेंस के थ्रू होके पास हो रहा है, इसलिए सारा रेजिस्टेंस को हम लोग सम अप कर देंगे तो वो हो जाएगा उसका टोटल रेजिस्टेंस। अब एक दूसरा कंडीशन है जिसमें रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल है। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको फिर से डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। तो ये आप डायग्राम देखिए, ये पॉइंट ए है, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि ये पैरेलली सारे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यानी कि ये R1, R2, R3 करंट जो है इससे भी फ्लो हो रहा है, इससे भी फ्लो हो रहा है और इससे भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से करंट निकल करके यहाँ मिल करके ये पॉइंट B तक करंट पहुँच रहा है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस R2 में है और सबसे कम रेजिस्टेंस R3 में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस R2 में सबसे कम करंट इसी में पास होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसी में है, सबसे कम करंट इसी में पास होगा, और सबसे कम रेजिस्टेंस R3 में है तो सबसे ज़्यादा करंट इसी से पास होगा। ठीक है, उसी प्रकार R1 से उसका जो रेजिस्टेंस है उसके अनुसार उसमें करंट पास होगा,
इसका जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हम कैसे पता करेंगे? तो इसका जो टोटल रेजिस्टेंस है 1, इसका इनवर्स हो जाएगा 1 बाय टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये इसका हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। हम इसको इस तरह से प्लस करेंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थर्मल इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, पोर्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्स फॉर्म्स इनटू थर्मल एनर्जी। यानी कि कोई इलेक्ट्रिक करंट अगर कोई कंडक्टर से फ्लो हो रहा है, पास हो रहा है, तो उसका कुछ एनर्जी जो है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो द हीट जनरेटेड कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द जूल्स लॉ। ये जो हीट जो जनरेट हो रहा है इसको हम जूल्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इंडिकेट्स दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, द रेजिस्टेंस एंड द ड्यूरेशन ऑफ द करंट फ्लो। ठीक है, ये हो गया हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है, इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलिए अब मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ा देता हूँ। फाइनली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मैं आपको बुक से यहाँ बता देता हूँ। द स्पेक्ट्रम कंटेन्स द काइंड ऑफ रेडिएशन विच आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर डिफरेंट वेवलेंथ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि अलग अलग वेवलेंथ के जो रेडिएशंस है उसको अलग अलग जगह में उसको अरेंज किया गया है। ठीक है, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक विजिबल रेडिएशन है। विजिबल के बाद से के इधर राइट एंड लेफ्ट की तरफ आप दूसरे वेवलेंथ के रेडिएशंस को आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है, देन यहाँ पे एक्सरे आता है, देन गामा रेज आता है, देन कॉस्मिक रेज आता है। विजिबल रेज के इस तरफ है इंफ्रारेड रेज एंड रेडियो वेव्स। ठीक है, तो रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ है वो है 0.01 मिलीमीटर टू 100 किलोमीटर। ठीक है, ये रेडियो वेव्स है। इंफ्रारेड रेज का जो है 750 नैनोमीटर टू 0.4 मिलीमीटर इसका वेवलेंथ रहता है। ठीक है, विजिबल लाइट का 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर इसका विजिबल लाइट का वेवलेंथ रहता है। विजिबल लाइट यानी कि जो रोशनी हम देख पा रहे हैं, इसमें से जो लाइट निकल रही है, मेरे से चेहरे से जो लाइट टकरा करके आप तक जो दिखाई दे रहा है वो हो गया विजिबल लाइट। तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर तक होता है। देन अल्ट्रा वायलेट का जो होता है वो 10 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक रहता है। और फिर एक्सरे, जो हम लोग एक्सरे यूज़ करते हैं अपने मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस के लिए, और गामा रेज है उसका 0.01 PM टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये इसका वेवलेंथ है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में और आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है इसके ऊपर में। उम्मीद करते हैं आपको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। हो सकता है मेरे लेक्चर में कोई कमी रह गया हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश